नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात कर रहे थे सीईटी 2024 सेकंड पार्ट, यानी मैं बात करूं 28 सितंबर को जो सेकंड पारी में पेपर हुआ था, और उसके संदर्भ में पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए थे लगभग 20 क्वेश्चन, उस पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और कौन सा क्वेश्चन राइट होगा ये इस पर डिस्कस रहेगा। ठीक है, पेपर सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, देखो दो कथन दे रखे हैं, उसके विचार करना है। फिर उसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों को गुट निरपेक्ष नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। देखिए, इसको कहने का मतलब यह है कि जो गुटनिरपेक्ष है, एक तो विदेश नीति के सिद्धांत और एक ही गुटनिरपेक्ष, इन दोनों के जो उद्देश्य है ना, उसमें समानता कितनी है? तो समानता बहुत सारी है। विदेश नीति के जनक पंडित नेहरू को कहा जाता है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था उसके सह संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों बातों में समानता इससे जुड़ी हुई मुख्य रूप से बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये बात सही है। गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया। बिल्कुल किया था इसके लिए भारत ने प्रयास, बहुत सारे, क्योंकि जो देश विकासशील की स्थिति में थे वो भारत के साथ आना चाहते। भारत ना तो पूंजीवादी राष्ट्र में जाना, राष्ट्रों के समक्ष जाना, साथ में जाना चाहता था जैसे अमेरिका नेतृत्व कर रहा, ना ही साम्यवादी राष्ट्रों के साथ में जाना था, इसका नेतृत्व रशिया कर रहा था या सोवियत संघ रूस कर रहा था। दोनों में नहीं चाहता था। तो दोनों में जो देश शामिल नहीं होना चाहते उनके लिए नेम नाम से या गुट निरपेक्ष एक आंदोलन चलाया था, उस संगठन से जुड़ने की बात इसमें कही गई थी। तो पहला कथन इसमें राइट है, दूसरा कथन इसमें क्या है? गलत है। बहुत प्रयास भारत ने इसमें किए थे। तो कथन एक गलत, कथन एक और दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों ही गलत है, कथन एक सही है और कथन दो गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद से होता है? तो राज्यों में आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। 360 में देखो वित्तीय आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है, और 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण यह आपातकाल लगाया जाता है। 350 आपातकाल का नहीं है, 352 इसमें देर का राष्ट्रीय आपातकाल को उल्लेख है, राष्ट्रीय आपात। तो ये तीन अनुच्छेद इसमें याद रखना है। नेक्स्ट देखो 350, अभी ये भी बात हुई थी, 350 से भी उल्लेख दे रखा है, तो ये भाषा से संबंधित प्रावधान से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद, देखो अंतरराज्य परिषद, तो राज्यों की परिषद होती है अंतरराज्य परिषद, और नीति आयोग की शासकीय परिषद। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि नीति आयोग की शासकीय परिषद का सदस्य कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नीति आयोग की जो शासकीय परिषद है उसका अध्यक्ष कौन, सदस्य कौन होता है? तो हर राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो यहां सवाल पूछे कि अंतरराज्य परिषद का भी सदस्य होता है, और नीति आयोग की जो शासकीय परिषद है उसका भी क्या होता है? सदस्य होता है। तो इसका सदस्य कौन होता है? तो राज्यों के जो मुख्य, संबंधित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो इसमें क्या होंगे? सदस्य के तौर पे होंगे। नेक्स्ट देखो, भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संघ का पूछा है, ध्यान रखना। संघ के ऑप्शन दे रखे हैं, यानी मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके तो समय से पहले मंत्रिमंडल को क्या कर सकती है? मंत्रिमंडल को विघटित या भंग कर सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो अनुच्छेद 75 में उल्लेखित था, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? यानी एक तो देखो राष्ट्रभाषा होती है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर भारतीय संविधान सभा में सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई थी ना, तो वो था राजभाषा या राष्ट्रभाषा। और सबसे कम बहस हुई थी, वो हुई थी वयस्क मताधिकार, जो आयु 21 वर्ष रखी गई थी, बाद में 61वें संशोधन के तहत 18 वर्ष कर दी गई थी। तो राजभाषा कौन, यानी प्रयोग क्यों है? तो एक विशिष्ट राज्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में, जन भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में। तो राजभाषा का मतलब हो गया कि सरकारी कार्य है वो किसमें किया जाए। आप बैंकों में जब जाते हो तो आप में एक लाइन लिखी होती है कि आप हिंदी, राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए आप हालांकि किसी प्रकार से मजबूर तो नहीं होते इसमें, लेकिन आप हमें सहयोग करें, ये लाइन लिखी होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, राजभाषा का प्रयोग ले आप अत्यधिक सहयोग करें। नेक्स्ट देखो, न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में निश्चयात्मक भूमिका
और विधायी एवं कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को क्या कहा जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा। लाइन तो जैसी थी ना वैसी की वैसी उठा ली, लेकिन पूछा क्या इसमें, इसमें कहा गया न्यायिक अधिकारों के संरक्षण और निश्चयात्मक भूमिका विधायी कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में, यानी कार्यपालिका के भी क्षेत्राधिकार है, उस पर भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, के द्वारा समाज में क्या करना है, न्याय स्थापित करने के लिए क्या कहा जाता है। तो इसको याद रखना, इसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। इसे क्या कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता। और न्यायिक सक्रियता में आपको याद हो तो जनहित याचिका आती है, जनहित याचिकाएं। और जनहित याचिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो जस्टिस, एक तो याद रखना अय्यर, और एक याद रखना जस्टिस पी.एन. भगवती, ये प्रमुख प्रेरक है। आपको पता हो तो 1979 में एक विवाद आया था जिसमें वकालत की थी पुष्पा रानी कपिला, पुष्पा कपिला हिंगोरानी नाम की महिला ने नेतृत्व किया था, और बहुत सारे लोगों को ट्रायल की वजह से जेल में बंद कर रखा था। उनकी त्वरित सुनवाई का विवाद यहाँ से निकल कर आया था, त्वरित या तुरंत सुनवाई होना चाहिए, ठीक है, ये बात उससे जुड़ी हुई है। भारत में वित्तीय प्रणाली पर बने समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण कोष ARF की स्थापना की सिफारिश की थी। यानी ये समिति में अगर एक चीज बात करूं तो ये बनी थी जिस समय वित्त मंत्री थे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब उनकी यानी उनके नियंत्रण में एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे श्री एम नरसिम्हन, ठीक है, एम नरसिम्हन है, याद रखना पीवी नरसिम्हा राव नहीं है, एम नरसिम्हन समिति है ये, ठीक है, 1991 की बात है ये, उसके संदर्भ में, तो ये समिति उसके संदर्भ में बनी थी। फिर 1998 फिर चर्चा हुई थी इस पे। नीचे दो कथन दिए गए। अंबेडकर ने मार्च 1927 में हिंदू जाति की प्रगतिशील प्रथाओं को चुनौती देने के लिए महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बिल्कुल 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया था अंबेडकर ने, ठीक है। अंबेडकर ने 1924 में सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को उजागर करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। अब इसमें आलोक में दिए गए विकल्प में उपयुक्त चुने, तो कथन एक गलत है, कथन दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा के में उद्देश्य या संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य संकल्प या प्रस्ताव एक ही चीज है, ठीक है, प्रस्तुत किया था। तो ये आया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम के संस्थापक कौन थे, नेम यानी गुट निरपेक्ष नॉन अलायंस मूवमेंट है, ध्यान रखना, इसके कौन थे, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सुकर्णो, ठीक है, मार्शल टिट्टो वगैरह ये सब सह संस्थापक में थे। भारत से बात करें तो पंडित नेहरू महत्वपूर्ण भूमिका में इसमें रहे थे। वर्तमान में राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, देखो ये कितना जबरदस्त करंट का क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में बने, ध्यान रखना, कौन है राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, तो याद रखना गंगाराम मूलचंदानी। मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो रामचंद्र सिंह झाला वर्तमान में क्या है, इसके सदस्य है। अच्छा, एन.के. जैन रह चुके पहले। अच्छा, मैं यहां से एक बात करूं, प्रकाश टांटिया है, तांतिया लिखा था इसमें, प्रकाश टांटिया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, तो पंचायती राज को तो सीधी सी बात है 73 में मिला था, नगर पालिकाओं को किससे मिला, 74 में मिला था। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, 1992 का था। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, देखो साल पूछा है तो 1949, आपसे डेट पूछ लेते तो भी ये अच्छी बात थी, 29 अगस्त 1949 को हुई। 73वें संविधान संशोधन 1992 संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, देखो 73वें से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो 73वें के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं, और आपसे पूछ ले 74वें के तहत कौन सी जोड़ी गई, तो 12वीं अनुसूची।
है क्या 11वीं में? पंचायती राज है, ध्यान रखना। और 12वीं में क्या है? नगर पालिका है, नगरीय निकाय है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? सीधा सीधा ऑप्शन मिल रहा है, 1 नवंबर 1956। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित है 1956 में। शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं, देखो नगर पालिकाओं की बात आ जाएगी सीधी सीधी, शहरी यानी नगरीय निकाय हो गया। महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो सीधी सी बात है, नगर पालिकाओं के लिए बात आ रही है तो कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। और इसके तहत महिलाओं को आरक्षण कितना दिया? 1/3 भाग दिया गया। और राजस्थान में इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 1/2 भाग कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, सन 1960 में सृजित राज्य, यानी कौन से राज्य जो 1960 में बने थे? और 1960 में बने थे, आपको पता हो तो 1960 में बंबई के 2 भाग हुए थे। बंबई एक राज्य था, जब आप संविधान सभा पढ़ते हो तो बंबई को पढ़ते हो, और बंबई के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक तो महाराष्ट्र बना दिया और एक कौन सा बना दिया? गुजरात बना दिया। तो 1960 में बने थे ये। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे बना था। 2014 से कंटिन्यू है ही कौन प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंटिन्यू अभी तक एक ही व्यक्ति है जो अध्यक्ष तक बने हुए है। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो आप सीधी सीधी इसमें आप सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं। महिला आरक्षण कितना है वर्तमान भारत में? किसी भी मान लो कि संस्था की बात करें तो मुख्य रूप से 33%। नरेगा में भी कितना है? 33% आरक्षण का प्रावधान है। ये 20 क्वेश्चन थे जो 24 सितंबर और 24 सितंबर जो सेकंड पारी हुई थी 2024 सीटी की, उसमें ये पूछे गए थे। और ये आपको क्वेश्चन की जो पूरे क्वेश्चन है यानी आंसर तो यहाँ मिल ही जाएंगे। और ये जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको ये इसकी PDF मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो याद सर्च करना है POLITICAL स्पेस GK, ये नीचे वाली लाइन खींचनी है और जैसे ये सर्च करोगे तो इसमें आपको ये मिल जाएगी। तो आप इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और जबरदस्त तैयारी करते रहिए। आज के लिए जय हिंद साथियों।